नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस नए बैच में जिसमें कि हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन पूरी डिटेल्स में समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इतने क्वेश्चन को हम लोग किए हुए हैं और आज इससे आगे का क्वेश्चन करने जा रहे हैं और जो भी क्लास नोट्स होंगे जो भी डिटेल्स में बताए जाते हैं तो वो सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे जो भी नए बैच में जुड़े हुए हैं। जो भी पुराने स्टूडेंट है या जो जिसने अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। डेली आपको क्लासेज मिलेंगे, जो क्लास नोट्स होंगे वो भी मिलेंगे और जो पीडीएफ नोट्स है पहले वो तो आपको मिल ही जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं निषेचन होता है। निषेचन मतलब कि यहाँ पर कहने का अर्थ है कि कहाँ होता है, गर्भाशय, फ्लोपियन ट्यूब या श्रेणी में या योनि में होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। निषेचन जिसको आप लोग इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी प्रोसेस आप लोग जानते भी होंगे बहुत सारे कैंडिडेट। और यदि हम बात करें तो निषेचन की प्रक्रिया बहुत सारे जीव जंतुओं, पेड़ पौधे सब में होते हैं लगभग। तो ये निषेचन की क्रिया हम लोग मानव में अभी समझने वाले हैं क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। गर्भाशय, फ्लोपियन ट्यूब, श्रेणी, योनि। और अगर पौधे की बात करेंगे तो पौधे वाला क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल में हम आपको निषेचन के बारे में बता देते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है, किस तरीके से निषेचन की प्रक्रिया होती है, ये सब हम लोग समझेंगे। क्या है कि निषेचन वह प्रक्रिया है जिसको इंग्लिश में आप लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें नर युग्म मतलब कि मेल का जो पुरुष होता है उसका क्या हो जाता है, शुक्राणु भाग लेते हैं और मादा युग्म का अंडाशय मतलब कि जो नर युग्म है उसका शुक्राणु स्पर्म और मादा का अंडाशय का संलयन होता है। इन दोनों को मिलन होता है। इसके बाद क्या होते हैं कि युग्मनज का ज़ायोट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, बनता है। ठीक है। और इस युग्मनज से क्या होते हैं, धीरे धीरे जो युग्मनज बनते हैं उससे धीरे धीरे क्या होता है, भ्रूण का विकास होने लगता है और भ्रूण विकसित होता है। अंततः एक नए जीव बन जाता है। मतलब क्या होता है कि मेल का शुक्राणु और मादा का अंडाणु क्या होते हैं, संलयन होते हैं और प्रक्रिया में भाग लेते हैं और इससे युग्मनज जायोट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, बनता है जायोट और उससे धीरे धीरे भ्रूण में विकास होने लगता है और अंततः एक नए जीव का फॉर्मेशन होता है जिससे आप लोग नवजात शिशु बेबी भी कहते हैं और उसके बाद जन्म होते हैं। इसमें प्रोसेस कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे क्या, तो मेल का जो स्पर्म होते हैं वो वजीना के माध्यम से क्या होता है, वजीना के माध्यम से यूटेरस में जाता है। उसके बाद क्या जाता है, ओवरी अंडाशय में चला जाता है और वहाँ पर क्या होते हैं, तो धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होने लगता है और उसके बाद जो नए जीव है उसका फॉर्मेशन होते हैं। इस तरीके से उसका प्रोसेस रहता है। ठीक है। तो ये मतलब कि स्पर्म का पाथ है। इस तरीके से स्पर्म, जो मेल का स्पर्म होता है वो मतलब कि जाता है, इस तरह भी अंडाशय होता है, इधर भी अंडाशय होता है। तो ये स्पर्म मतलब कि वजीना के मार्ग से यूटेरस से अंडाशय में जाते हैं। ठीक है। तो बहुत ही डिटेल्स में आप लोग समझ गए। अब इससे रिगार्डिंग कोई आपको दिक्कतें नहीं होंगे। उसके बाद हम लोग एक और पॉइंट समझ लेते हैं। बहुत सारा इसका प्रकार होते हैं, उतना डिटेल्स में अभी इस क्वेश्चन में नहीं जाना है और डिटेल्स में जहाँ पर आएंगे वहाँ पर डिटेल्स में समझेंगे भी। कह रहा है कि भ्रूण का विकास कैसे होता है, तो युग्मनज लगातार विभाजित होता है और एक भ्रूण विकसित होता है। मतलब कि युग्मनज जो बनते हैं, अभी देखे थे ना हम लोग कि जियोइड का फॉर्मेशन होता है, युग्मनज बनता है, उसका लगातार क्या होता है, विभाजन होता है और एक भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण के विकास से एक नए जीव का फॉर्मेशन होता है, एक नए जीव बनता है। ठीक है। तो आप लोग फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी डिटेल्स में समझ लिए। आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे, उसके बाद आप लोग कॉलेज के पीरियड में भी पढ़े होंगे, यहाँ भी आप लोग समझ लिए। अब इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बना लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि मतलब कि निषेचन की प्रक्रिया होता कहाँ है, तो मतलब कि ये निषेचन की जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, वो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो योनि मार्ग दिया हुआ है, तो आप लोग इसमें
कंफ्यूज नहीं करिएगा, मतलब कि इस मार्ग से प्रोसेस स्टार्ट होता है, लेकिन उसका निषेचन होता कहाँ है, तो फ्लोपियन ट्यूब में ही होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। आईयूडी के बारे में हमने कल आपको बता रखे हैं, इसकी हम आपको जो फिगर और जो इसका एक्सप्लेनेशन किए थे वो वाला भी हम आपको, जो न्यू बैचेज है उसमें हम आपको न्यू जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें आपको डिटेल्स में भेज देंगे। वो सारे वैसे तो थ्योरी वाला सारा उस ग्रुप पे मिल ही जाएगा। कह रहे कि आईयूडी जो सम्मेलन की सबसे आम जटिलता क्या होता है, जो आईयूडी सम्मेलन होता है उसमें सबसे आम जटिलता क्या होता है, दर्द या रक्तस्राव, छिद्रन या स्थानिक गर्भ अवस्था। तो क्या होता है, तो इसमें सबसे जटिलता जो होती है, आम जटिलता, वो रक्तस्राव होती है। आईयूडी से क्या होता है, रक्तस्राव होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि वो मतलब कि सेट किया जाता है, एक प्रोसेस होता है, तो उससे रक्तस्राव ही होंगे, रक्तस्राव का ही उसमें जटिलता देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। करेक्ट, गर्भवती महिला द्वारा प्रसव पूर्व दौरे की कुल संख्या कम से कम कितनी होती है। जब प्रसव डिलीवरी हो जाती है तो कोई बात ही नहीं है, उससे पहले मतलब कि कितने दौरे की संख्या कम से कम आती है। किसी में कम भी आता है लेकिन किसी में ज़्यादा भी आता है, लेकिन कम से कम पूछा जा रहा है। तो गर्भवती महिला में प्रसव पूर्व जो दौरे की कुल संख्या होती है वो कितना होता है, 3 होते हैं। कितना, 3 होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की प्राथमिक विशेषता में शामिल है। कह रहा है कि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जो प्राथमिक विशेषता है उसमें क्या शामिल है, पॉलीयूरिया या अनियमित मासिक धर्म या एनोरेक्सिया या सिर दर्द। तो इसमें क्या शामिल है, तो इसमें आपको अनियमित मासिक धर्म, जो अनियमित तरीके से मासिक धर्म होती है, जितना उसका मतलब कि पीरियड है, जितने समय में होना चाहिए उतने समय में नहीं होती है, बार बार होती है। तो इसमें क्या होता है कि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की प्राथमिकता जो विशेषता है वो किससे है, अनियमित रूप से मासिक धर्म का। मासिक धर्म आप लोग एमसी जानते हैं, ठीक है, और भी हमने आपको इसमें डिटेल्स में बता रखे हैं कि इसमें मतलब वैसे कुछ होता है, एक नेचुरल फेनोमेना है जो कि सभी मतलब कि कह सकते हैं कि ओमेन में होते हैं, और इसमें ब्लीडिंग होते हैं जनरली, और ज़्यादा कुछ होते नहीं है, ये नेचुरल फेनोमेना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीका गर्भवती महिला को दिया जाता है। खसरा तो एक रोग होता है, उसका तो दिया नहीं जाएगा। बीसीजी का गर्भवती के टाइम में नहीं दिया जाता। टेटनस का या डीपीटी का, तो गर्भवती को जो टीका दिया जाता है वो टेटनस का दिया जाता है, ठीक है। गर्भवती महिला को जो टीका दिया जाता है वो कौन सा टीका रहता है, टेटनस का टीका दिया जाता है। ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे भी, टाइपिंग थोड़ा छोटा छोटा अक्षर में हुआ है, इसलिए हम लोग आगे जो बड़ा बोल्ड में है यहाँ से शुरू करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में जो श्रेणी का व्यास सबसे अधिक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में श्रेणी का जो व्यास है सबसे अधिक कहाँ होता है, अग्र पश्च में या पार्श्व में या तिरछा में, या सभी जगह बराबर होता है। तो ये कहाँ होता है इसका सबसे अधिक व्यास। व्यास आप लोग जानते हैं ना, डायमीटर, जैसे क्या ये गोला टाइप का हुआ, ये इस तरीके से कोई आकृति हुआ, तो ये जो है इसी को क्या कहते हैं, मतलब जो मैक्सिमम दूरी होती है 2 पॉइंट के बीच की, वो मतलब कि जो सेंटर से पास होता है उसको व्यास कहते हैं। तो वही कह रहा है कि सबसे अधिक व्यास कहाँ होता है, तो अग्र पश्च में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग जानते भी होंगे, अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कह रहा है कि गर्भवती महिला द्वारा ली जाने वाली कैलोरी की अतिरिक्त मात्रा, कितना मतलब कि मात्रा ली जाती है, क्योंकि गर्भवती महिला को अधिक कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय कह रहा है कि गर्भवती महिला द्वारा ली जाने वाली जो कैलोरी है अतिरिक्त मात्रा, कितनी मात्रा अधिक ली जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो वो कितना लिया जाता है, तो 300 किलो कैलोरी कितना लिया जाता है। ऐसे भी लिखा रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, किलो कैलोरी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत करिएगा कि मतलब किलो कैलोरी को CAL से भी लिखा जाता है। तो अगर इस तरीके से एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, किलो कैलोरी का ही डिनोशन है, ठीक है। यहाँ पर तो हिंदी में लिख दिया गया है कि 300 किलो कैलोरी। किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनता है उस सारे तरीके हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब क्वेश्चन गलत हो जाता है तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं तो आपको लगने लगता है मेरा इजी क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। इसलिए हम सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए आपको पूरी डिटेल्स में समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर भी हमें लगेगा कि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर पर, तो उसको भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। और जितनी बार आप रिवाइज करिएगा उतना ही कम कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन का मेन सोल्यूशन वही है कि रिवीजन आप मल्टीपल टाइम्स करिए, ज़्यादा बार। कह रहा है कि एमनियोटिक द्रव का सुनहरा रंग किस में देखे जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर लिख लीजिए, देखे जाते हैं, किस में देखे जाते हैं। कह रहा है किस में देखे जाते हैं, मतलब कि एमनियोटिक द्रव जो है उसका सुनहरा रंग जो होता है वो किस में देखा जाता है, RH असंगतता में, या भ्रूण संकट में, परिपक्वता के बाद, या गर्भाशय के अंदर मृत्यु। तो ये किस में एमनियोटिक द्रव का सुनहरा रंग किस में देखे जाते हैं, तो ये आपको RH असंगतता में देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिम्ब ग्रंथि के रोमों की वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक है। कह रहा है कि डिम्ब ग्रंथि के रोमों की वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, FSH, LH या ऑस्टेरोजने या प्रोजेस्टेरॉन। तो इसमें क्या कौन सा मतलब कि सहायक होता है हार्मोन, तो FSH क्या होता है, डिम्ब ग्रंथि के जो रेमों में वृद्धि होती है वो मतलब कि FSH सहायक होती है। इसी से पता चल पाता है कि गर्भवती की जो धारण किया है, गर्भधारण की हुई महिला, उसका गर्भधारण किस तरीके से बढ़ रहा है, कितना बढ़ा हुआ है। और ये मतलब कि क्या एक तरीके से हार्मोन है जो कि ब्लड कह सकते हैं, और पेशाब में भी ये मिल जाता है, और उससे भी डॉक्टर्स पता कर लेते हैं। तो इसका क्या है, FSH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, FSH के बारे में भी हम लोग होगा तो डिटेल्स में पढ़ लेंगे उसको भी हम लोग, और अगर उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे आगे तो वहाँ पर हम लोग डिटेल्स में उस पर भी हम लोग क्वेश्चन पूरी डिटेल्स में थ्योरी टाइप्स में जानेंगे। अगर एक से ज़्यादा में अभी थ्योरी करने लगेंगे वो आपको जहाँ पर दिक्कत वाले होंगे वो न्यू बैच में मिल जाएंगे, क्योंकि नहीं तो तब हम लोग क्वेश्चन कम कर पाते हैं, इसलिए क्वेश्चन पहले हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है कि सबसे आम और आदर्श श्रोणी कौन सा है, लेकिन चीज़ों को समझकर आगे बढ़ना भी आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जब समझे रहिएगा किसी एक पॉइंट को तो उससे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप बना सकते हैं, नहीं तो बनाने में दिक्कत आती है। कह रहा है कि सबसे आम और आदर्श श्रोणी कौन सी होती है, एंड्राइन या गाइनोकाइड या प्लेटिपेलोइड या एंथ्रोपाइड। तो क्या होता है, सबसे आम एवं आदर्श श्रोणी कौन से होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा गाइनेकाइड। क्या हो जाएगा, गाइनेकाइड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रसव के 24 घंटे बाद रक्त स्त्राव को पिछले प्रसव रक्त स्त्राव माना जाता है। कह रहा है कि प्रसव के 24 घंटे बाद रक्त स्त्राव को जो पिछले प्रसव रक्त स्त्राव माना जाता है कब, जब रक्त
की हानि 500 मिलीलीटर से अधिक हो जाती है, या जब रक्त की हानि 700 मिलीलीटर से अधिक हो जाती है, या जब रक्त की हानि 100 मिलीलीटर से अधिक हो जाती है। तो ये कब माना जाता है? तो जब रक्त की हानि 500 मिलीलीटर से अधिक हो जाए तो उस केस में प्रसव के 24 घंटे बाद रक्तस्राव के पिछले प्रसव रक्तस्राव माना जाता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो चलिए हम लोग आगे की क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि पिटोसिन के प्रेरण के दौरान खतरों में से एक है। कह रहा है कि पिटोसिन के प्रेरण के दौरान खतरों में एक क्या है? रक्तचाप में वृद्धि, संक्रमण, गर्भाशय का फट जाना, या झिल्ली का जल्दी टूट जाना। इसमें क्या शामिल है? तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका गर्भाशय का फट जाना क्या है? गर्भाशय का फट जाना। जो पिटोसिन में जो प्रेषण के दौरान खतरों में से एक क्या है? तो गर्भाशय का फटने का एक खतरा रहता है। अगला है कि प्रसूति चक्र के दौरान मधुमेह को नियंत्रित करने का सबसे कठिन समय है। कह रहा है कि प्रसूति चक्र के दौरान मधुमेह को नियंत्रित करने का सबसे कठिन समय क्या है? पहला तिमाही, अंतिम तिमाही, या प्रसव और डिलीवरी, या प्रसव उत्तर अवधि। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये आपको प्रसव और डिलीवरी के समय सबसे कठिन समय और मधुमेह को नियंत्रण करने का सबसे कठिन समय कब है? जब प्रसव और डिलीवरी होने लगती है उस समय, मतलब कि इसका प्रसूति के चक्र के दौरान मधुमेह, डायबिटीज़ जिसको या मधुमेह जिसको आप लोग डायबिटीज़ भी कहते हैं, शुगर बीमारी भी कहते हैं, तो उसको नियंत्रित करने का सबसे कठिन समय होता है प्रसव और डिलीवरी के टाइम में। उस समय में बहुत ही चैलेंजिंग फेस होता है इसको नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि माँ को आमतौर पर क्या कह रहा है कि माँ को आमतौर पर भ्रूण की सक्रिय हलचल महसूस होती है। सबसे पहले जब भी कोई महिला गर्भधारण करती है, जब भी माँ बनने वाली होती है, तो उस समय उसको, उस माँ को, जो गर्भवती महिला होती है, उसको बच्चे का जो हलचल है मतलब पेट के अंदर करता है ना कुछ, मतलब कि हलचल, पैर फेंकना, हाथ इधर उधर करना, तो वो हलचल महसूस कब होती है? सबसे पहले किस समय होती है? 16वें सप्ताह में जाकर, 12वें, 14वें या 10वें सप्ताह में जाकर। तो ये मूवमेंट कब होती है? तो ये हलचल 16वें सप्ताह में होती है। कब होती है? 16वें सप्ताह में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या? आपका ए सही हो जाएगा। 16वें सप्ताह जाते जाते ये मतलब कि माँ को ये पता चलने लगता है, उसकी हलचल महसूस करने लगती है। अगला है वही हम लोग फर्टिलाइजेशन वाला समझे थे ना, कि मतलब कि भ्रूण से धीरे धीरे जीव का निर्माण होता है। उसी से मतलब कि क्या होता है, बेबी बनने लगते हैं और उसमें हलचल मूवमेंट आने लगती है। अगला है कि समय से पहले प्रसव की भविष्यवाणी करने के लिए सबसे संवेदनशील मार्क रहा है। मतलब कि कौन सा सबसे संवेदनशील मार्क है? सीरम फेरिटन या फर्गिन टेस्ट। जैसे कि मतलब कि समय से पहले प्रसव की जो भविष्यवाणी किया जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि मतलब कि इस समय इसका प्रसव होंगे, इस समय डिलीवरी होंगे, तो वो मतलब कि सबसे संवेदनशील मार्क क्या रहा है? तो यही आपसे पूछ रहा है। सर्वाइकल लेथल, या क्या है? चौथा ऑप्शन आपका है फाइब्रोनिक्टन। तो क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फाइब्रोनिक्टन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इससे मतलब कि सर्वाधिक संवेदनशील मार्क इससे पता चल पाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि एमनियोटिक द्रव से एक और क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिला था। एमनियोटिक द्रव का प्रमुख योग दान करता है क्या? भ्रूण मूत्र, या भ्रूण प्लाज्मा, माँ का प्लाज्मा, या माँ का मूत्र। तो एमनियोटिक द्रव का प्रमुख जो योगदान करता होती है वो क्या है?
तो भ्रूण मूत्र है, भ्रूण और मूत्र कह सकते हैं, या भ्रूण मूत्र उसका क्या है, एमनियोटिक द्रव के प्रमुख योगदान करता होते हैं। समझ गए? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी हलचल प्रसव के दौरान होती है? पुनर्स्थापना, या आंतरिक घुमाव, बाहरी घुमाव, या उतरना। तो क्या होता है, प्रसव के तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी हलचल प्रसव के दौरान होती है? तो इसमें उतरना होता है। क्या होता है? उतारना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और जो भी स्टूडेंट अभी तक भी क्लास में नहीं जुड़े हैं, वो सारे स्टूडेंट अब क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है कि एमनियोटिक द्रव के कार्य में निम्नलिखित सभी शामिल है। कह रहा है कि एमनियोटिक द्रव के कार्य में निम्नलिखित सभी शामिल है। क्या? भ्रूण पर कुशांगिक प्रभाव पड़ना, या मूत्र उत्पादन में सुधार, भ्रूण के लिए समान तापमान बनाए रखना, या भ्रूण विकास को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो मतलब कि एमनियोटिक द्रव के कार्य निम्नलिखित में से सभी शामिल है। क्या? तो ये आपका हो जाएगा मूत्र उत्पादन में सुधार। अभी हम लोगों ने देखे थे, तो उसी से आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। तो क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन किए, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। इतना आप लोग पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। अगर हम एक दिन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए, 50-60 करवा दिए, अगर आपको उसमें से समझ कुछ भी नहीं आया, तो वो सारे क्वेश्चन बेकार है। अगर हम एक दिन में आपको 25 से 30 क्वेश्चन ही करवाए और वो आपको सारे के सारे समझ में आगे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है।